जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम के बारे में। और इस प्रोग्राम में हम टेडबीएफ के बारे में सब डिटेल में बात करेंगे। इसमें जो रिसेंट अपडेट्स हैं वो भी इंक्लूड हैं, और टेडबीएफ के बारे में अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आज के इस वीडियो में उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, इस समय भारत में आत्मनिर्भरता को जोर दिया जा रहा है और भारतीय वायुसेना इस क्षेत्र में अपने कदम को आगे बढ़ा भी चुकी है, क्योंकि पहले वर्ष 2021 में 83 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑर्डर को प्लेस करना और बाद में एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A जेट के ऑर्डर को मंजूरी मिलना, ये इस चीज का प्रमाण है कि भारतीय वायुसेना इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही है। और इसके अलावा एक अधिक कैपेबल तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट अंडर डेवलपमेंट है, और इसके बारे में मैंने कल ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है जहां पर हमने डेडिकेटेड तौर पर तेजस मार्क 2 को एक्सप्लेन किया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जहां पर आपको इसकी कैपेबिलिटी का अंदाजा हो जाएगा। माना जा रहा है कि ट्विन इंजन हमारा जो तेजस मार्क 2 है, ये 2025 के अंत तक रोल आउट होगा। 2026 की शुरुआत में पहली उड़ान का आयोजन कर लिया जाएगा। वहीं इंडियन एयरफोर्स अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एमका को लेकर के भी आगे बढ़ रही है, जो कि संभावित है कि 2032 से 33 तक ऑपरेशनल हो जाएंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुन लिया है, तो भारतीय नौसेना अभी इसमें थोड़ा पीछे होती नजर आ रही है। ये बात अलग है कि जो LCA नेवी का प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है, इसमें हमें बहुत बड़ा प्रोग्रेस देखने को मिली है। खासकर जो रिसेंट वन है, जिसको हम NP5 के नाम से जानते हैं, जो कि टेडबीएफ प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि NP5 के टेस्टिंग से जो डेटा हमें प्राप्त होंगे उनके आधार पे ही जो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर का डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ाया जाएगा। इंडियन नेवी को इस समय तकरीबन 100 से ज्यादा डिग बेस्ड फाइटर्स की जरूरत है, जो कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर और शोर बेस्ड जो फैसिलिटीज है वहां से ऑपरेट कर सकें। लेकिन इस समय हमारे पास MiG-29K है, और आंतरिक समाधान के तौर पर 26 राफेल M की खरीद को मंजूरी मिल चुकी है, और इस समय निगोशिएशन भी चल रहा है। और माना जा रहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले जो ऑफिशियल डील है ये फाइनलाइज भी कर ली जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भारतीय नौसेना भी आत्मनिर्भरता के रास्ते में आगे बढ़ना चाहती है, और ऐसे में वो आडा के साथ मिल करके एक एडवांस डिग बेस्ड फाइटर पर काम कर रहे हैं, जो कि 4.5 प्लस जनरेशन का होगा, और ये हर प्रकार की जो थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने में सक्षम होगा। और इस एयरक्राफ्ट का नाम होगा ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर, यानी कि टेडबीएफ। टेडबीएफ भारत का एक नेक्स्ट जनरेशन कंप्लीटली मॉडर्नाइज इंडिजिनस कैरियर बॉर्न फाइटर होने वाला है, जो कि ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा। इसमें आपको कैनार्ड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। इसका जो फ्रंटल सेक्शन है, इसके रडार क्रॉस सेक्शन को काफ़ी इम्प्रूव किया गया है, काफ़ी स्टेल्दी फ्रंटल सेक्शन देखने को मिलता है। जबकि आपको बताते चलें कि ये एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। एक समय ये परिकल्पना सामने आई थी कि भारतीय नौसेना के लिए भी एमका का नेवल वेरिएंट तैयार किया जाए, लेकिन बाद में आडा ने कहा कि ये अभी फीजिबल नहीं है, क्योंकि एमका के नेवल वेरिएंट के लिए उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगी, और जो कह सकते हैं समुद्री इलाकों की हवा होती है, जो वहाँ का पानी होता है, उसकी वजह से जो स्टेल्थ कोटिंग है इसको नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि एक नए एयरक्राफ्ट को प्रपोज किया जाएगा, जो कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होगा, और यहीं से टेडबीएफ प्रोग्राम का जन्म होता है। हालांकि इसके पीछे की वजह काफ़ी बहुत है, लेकिन अभी मोटे तौर पर आप यही मान के चलिए कि टेडबीएफ भारतीय नौसेना के लिए खासकर सजेस्ट किया गया है। अब ये जो एयरक्राफ्ट है हमें कैनार्ड विंग कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये एग्रेसिव मनोवर को काफ़ी लो स्पीड में भी परफॉर्म कर सकता है, और एयरक्राफ्ट कैरियर में जो लैंडिंग होती है उसको भी ये काफ़ी आसान बना देता है। अब यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है ये इस प्रकार से विकसित किया जा रहा है कि तकरीबन इसका जो एंड्योरेंस टाइम होगा मिशन में वो 2 घंटे से ज़्यादा का होगा। वहीं ये 400 नॉटिकल माइल से ज़्यादा की दूरी तक स्ट्राइक मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसका जो मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड हमें देखने को मिलेगा ये 55,000 फीट का देखने को मिलेगा। और इनिशियली इस एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए 2 जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और आगे चल के कहा तो ये भी जा रहा है कि इसमें मॉडुलर इंजन बे देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जब हमारे पास एडवांस 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन हो जाएंगे तो इंजन स्वैपिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम मौजूदा इंजन की बात करें तो इन इंजन की सहायता से ये एयरक्राफ्ट मैक 1.8 की जो स्पीड है इसको प्राप्त करने में सक्षम होगा। वहीं अगर हम इसकी जी लिमिट की बात करें तो ये +8 से लेकर -3 तक की जो जी लिमिट है उसको विथस्टैंड कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट का जो मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट होगा या टेक ऑफ वेट होगा ये 26 टन का होगा, और इसकी जो इंटरनल पेलोड कैपेसिटी है ये 7.6 टन की होने वाली है, जहां पर आपको इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि वेपन और दूसरे पेलोड को कैरी करने में सक्षम होंगे।
हथियारों की बात करें तो इसमें आपको अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 तीनों BBR मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, जिनकी रेंज क्रमशः 110 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर से ज़्यादा की है। इसके अलावा इसमें MBDA की मीटियोर आपको देखने को मिल सकती है, जो कि दुनिया की बहुचर्चित और जानी मानी बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है। आपको इसमें एक स्कैल्प क्रूज मिसाइल देखने को मिल सकती है। ब्रह्मोस NG के वेरिएंट आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं इसमें रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 जैसी जो मिसाइल्स है वो भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से अब आप इसकी कैपेबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सही मायने में ये एयरक्राफ्ट कितना ज़्यादा घातक है। इसका जो अनफोल्डेड विंग स्पैन होगा ये 11.6 मीटर का होगा। वहीं इसका जो फोल्डेड विंग स्पैन होगा ये 8.3 मीटर का होने वाला है। इसका जो विंग एरिया है 53.5 स्क्वायर मीटर का होगा। और बड़े विंग एरिया का अपना एक बेनिफिट है, ये एयरक्राफ्ट को जो है कम से कम जगह पर जो टेक ऑफ और लैंड करने में काफ़ी मदद करता है। एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल लेंथ होने वाली है ये 17 मीटर्स की होने वाली है। वहीं इसकी हाइट जो है 5.65 मीटर्स की होने वाली है। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर की जो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी है ये भी काफ़ी एडवांस है, जो कि इसे मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन से प्राप्त होगी। और इसमें बहुत सारे जो एडवांस सेंसर हैं जैसे कि गैलियम नाइट्राइड बेस एसा रेडार, जो कि उत्तम एसा रेडार होने वाला है, वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेंगे, जो कि इस समय अंडर डेवलपमेंट है और कहा जा रहा है हॉकर 800 एयरक्राफ्ट से इनको टेस्ट भी किया जा रहा है। इनिशियली जो IRST है इसे तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए विकसित किया गया है, लेकिन अब रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये सुखोई 30 MQI के अपग्रेड प्रोग्राम, जो कि सुपर सुखोई है, और इसके अलावा जो हमारे TEDBF प्रोग्राम है इनमें भी देखने को मिलेंगे। इसमें एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसकी जो सर्वाइबिलिटी के चांसेस हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर हम डेवलपमेंटल टाइमलाइन की बात करें तो इसका जो फुल फ्लेज डेवलपमेंट है ये तभी शुरू होता दिखाई पड़ेगा जब प्रॉपर फंड्स इशू कर दिए जाएंगे। हालांकि इस समय जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है माना जा रहा है कि ये पूरा हो गया है, डिज़ाइन को फ्रीज कर दिया गया है और अब आगे जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है ये शुरू होगा। माना जा रहा है कि 2025 से ये काम शुरू हो जाएगा और हमें तकरीबन 2 या 3 वर्षों के अंतर्गत जो पहला प्रोटोटाइप है ये रोल आउट होता दिखाई पड़ेगा। TEDBF प्रोग्राम के लिए तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, जिसके अंतर्गत 4 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे और TEDBF के 2 वेरिएंट प्रपोज किए गए हैं। दरअसल पहला जो वेरिएंट होगा ये स्टोबार वेरिएंट होगा, यानी हमारे जो INS विक्रांत और विक्रमादित्य जैसी क्लास के शिप हैं जिनमें हमें एक रैंप की सहायता से एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवाना पड़ता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी हमें देखने को मिलेगी। और एक कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में TEDBF देखने को मिलेगा। कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि हमारा जो INS विशाल है, जो कि संभावित है कि तीसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा, उसमें हमें कैटपल लॉन्च सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ऐसे में TEDBF के हमें 2 वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं और कुछ र्यूमर्स की बात माने तो भारतीय वायुसेना भी आगे चल के इसके एयरफोर्स वेरिएंट के लिए इंसिस्ट कर सकती है, जिसको हम बेसिकली पुकारेंगे ऑर्का, यानी ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ऑर्का की भी संभावनाएं यहाँ पर प्रतीत हो रही हैं, हालांकि कंफर्मेशन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।